हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वातावरण और मानव का वातावरण से संबंधों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि वातावरण क्या है तथा मानव के साथ इसका क्या संबंध है। मानव इससे किस रूप में प्रभावित हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, वातावरण वह प्रवृत्ति है जो मानव को प्रत्येक ओर से घेरे हुए है और उसके जीवन तथा क्रियाकलापों पर प्रभाव डालती है। इस प्रवृत्ति या परिस्थिति में मनुष्य से बाहर के सारे तथ्य, वस्तुएं, स्थितियां और दशाएं सम्मिलित होती हैं, जिनकी क्रियाएं मानव विकास को प्रभावित करती हैं। हालांकि वातावरण के तत्व एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर भी उनके मेल से एक यौगिक परिस्थिति बनती है जिसमें ये तत्व एक दूसरे पर भी प्रभाव डालते रहते हैं और सब एक साथ मिलकर मानव पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, सब अलग अलग एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और सभी एक साथ मिलकर मानव पर प्रभाव भी डालते हैं। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय पेटियों में जहाँ ऊंचे पर्वत हैं, वहाँ ऊंचाई के कारण जलवायु ठंडी हो जाती है, अर्थात अन्य भागों में मौसम गर्म होता है जबकि पर्वतीय भागों में ठंडा। इसके अनुसार मानव के क्रियाकलाप में भी अंतर आ जाता है ना। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का कृषि कार्य या पहरावा मैदानी क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा अलग होता है, जबकि कटिबंध एक ही है। अब हम इसका दूसरा पक्ष देखते हैं कि जलवायु का प्रभाव भी पर्वतों पर पड़ता है। इसके कारण वर्षा, पाला, हिमपात, तेज धूप आदि के द्वारा पर्वतों का अनाच्छादन होता रहता है और जल तथा बर्फ इसका अपरदन करते रहते हैं। ठीक है, पर्वतीय ढाल और जलवायु दोनों का प्रभाव मिट्टी के निर्माण पर होता है, जबकि पर्वतीय ढाल, जलवायु और मिट्टियाँ तीनों तत्व मिलकर खेती की फसलों को निर्धारित करते हैं। फसलों की उपज तथा फसलों के बोने काटने के समय का मानव के उत्सवों, त्योहारों एवं श्रम विभाजन पर भी पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस प्रकार हम देखते हैं कि वातावरण के तत्वों का एक मिला जुला प्रभाव होता है, जिसमें प्रत्येक तत्व अपनी अपनी अलग क्रिया भी करता है और सम्मिलित क्रिया भी अलग अलग भी करता है और सब एक दूसरे से मिल करके भी करता है। कुछ दशाओं में एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर तीसरे तत्व की क्रिया को तीव्र गति प्रदान कर देता है। उदाहरण के लिए तेज ढाल वाली भूरचना और अधिक वर्षा दोनों मिलकर मिट्टी अपरदन की गति को तेज गति प्रदान कर देते हैं, अर्थात अपरदन की गति तेज हो जाती है। भूगोलवेत्ताओं ने
वातावरण को दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया है। पहला भाग प्राकृतिक वातावरण एवं दूसरा भाग सांस्कृतिक वातावरण। पुनः इसके तीन तीन उपविभाग किए गए हैं, जो आपके स्क्रीन पर एक सारणी के रूप में दिया जा रहा है। इसे ध्यान से देखें। इसमें आपका पहला भाग प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, परिक्रमण, घूर्णन, पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ, सूर्य ताप आदि आता है। इन सभी के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर अनेक प्रकार की क्रियाएं संपादित होती हैं और वातावरण के तत्व उत्पन्न होते हैं, जैसे भूमि की बनावट, उच्चावच, जलवायु, मिट्टियों एवं वनस्पतियों आदि का निर्धारण इन शक्तियों के द्वारा ही किया जाता है और ये सभी प्राकृतिक तत्व मिलकर मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत ताप संवहन, वायु भ्रमण, जल भ्रमण, अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण आदि प्राकृतिक क्रियाओं को रखा गया है और हम निरंतर देख रहे हैं कि मानव विकास आरंभिक काल से ही इनसे प्रभावित होता आ रहा है। ताप संवहन या वायु भ्रमण से तापमान प्रभावित होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। हम देखते हैं कि विश्व में समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में भी गर्मी का एहसास होता है। अतः समुद्र तटीय क्षेत्र के निवासी और अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र के निवासियों के पहनावे एवं रहन सहन में अंतर आ जाता है। स्पष्ट है। अब इसका तीसरा भाग देखते हैं। सी, प्राकृतिक वातावरण के तत्व। प्राकृतिक शक्तियों और प्रक्रियाओं द्वारा तीन प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से तत्व? भाववाचक तत्व, भौतिक तत्व और जैविक तत्व। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव से मानव की भावनाएं, उसकी शारीरिक बनावट, वनस्पतियाँ एवं जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा इसके द्वारा किसी प्रदेश की आकृति, भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं कार्यशैली पर भी प्रभाव पड़ता है। यह हो गया पहला भाग, प्राकृतिक वातावरण। अब हम इसके दूसरे भाग सांस्कृतिक वातावरण को देखते हैं। सांस्कृतिक वातावरण क्या है, ये पहले हम देख लेते हैं। प्रकृति तो मानव पर अपना प्रभाव डालती ही है, किंतु मानव भी किसी न किसी रूप में प्रकृति पर अपना प्रभाव डालता ही है। मानव द्वारा किए जाने वाले प्रभावकारी कार्यों को ही सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत रखा जाता है। प्राकृतिक वातावरण के समान ही इसके भी तीन अंग या भाग हैं। इसका भी पहला भाग सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, जैसे उसमें शक्तियाँ थी उसी तरह का नाम वही है, किंतु गुण बदल जाता है, क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण था, प्राकृतिक शक्तियाँ थी, ये सांस्कृतिक शक्तियाँ हैं।
आगे देखते हैं। प्रत्येक प्रदेश के सांस्कृतिक वातावरण की शक्ति उस प्रदेश की जनता होती है। मानव एक स्वतंत्र भौगोलिक कारक है, उसके चारों ओर ही भूगोल के अन्य कारक उपस्थित होते हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सांस्कृतिक वातावरण की मुख्य शक्ति मानव स्वयं है। क्लियर? अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। किसका? सांस्कृतिक वातावरण का। तो दूसरा भाग इसका है प्रक्रियाएं। जिस तरह से प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं थी, उसी तरह ये भी हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा मानव वर्ग अपना सामाजिक समायोजन स्थापित करता है। इसके अंतर्गत आने वाली मुख्य प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है? पोषण, समूहीकरण, प्रभुत्व स्थापन, पृथक्करण, विशेषीकरण आदि। ये आप अपना सारणी देखेंगे, उसमें भी आपको स्पष्ट नजर आएगा। इसका तीसरा भाग जो तत्व है, सांस्कृतिक वातावरण का तत्व। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं, भूदृश्य, व्यवसाय, विज्ञान आदि आते हैं। सांस्कृतिक वातावरण के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। यह भी आपके टेबल में सारणी में दिया हुआ है। पहला इसका जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा आर्थिक व्यवसाय के प्रतिरूप। तीसरा शिल्प विज्ञान के प्रतिरूप। चौथा भाषा, साहित्य, दर्शन, कला आदि के प्रतिरूप। पांचवा सामाजिक संगठन। छठा राजनीतिक संगठन। स्टूडेंट्स, मानव संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य वातावरण के अन्य कारकों के समान एक घटक मात्र था, परंतु जैसे जैसे उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं कौशल का विकास होता गया, पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में भी लगातार बदलाव होता चला गया। जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का दास तथा साझीदार था, वही आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न स्थितियां प्राकृतिक वातावरण हैं, जबकि मानव द्वारा उत्पन्न की गई स्थितियां सांस्कृतिक वातावरण हैं। और ये दोनों ही स्थितियां मिलकर जिस वातावरण का निर्माण करती हैं, उससे मानव जीवन प्रभावित होता है, जबकि दूसरी ओर मानव भी अपने क्रियाकलापों से वातावरण को प्रभावित करता है। अर्थात दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है और दोनों को